आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है अ बैक स्लाइडिंग। बैक स्लाइडिंग का मतलब होता है पतन होना, गिरावट आना, पीछे की ओर जाना। तो पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। कर्ब्स, कर्ब का मतलब होता है रोक, किसी चीज़ पर कोई रोक लगा दी गई। तो सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है किन चीज़ों पर? ऑन फाइनेंसिंग, किसी को फाइनेंस करने का मतलब होता है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, पैसों से किसी की मदद करना, उसे हम कहेंगे फाइनेंसिंग। कर्व्स ऑन फाइनेंसिंग ऑफ सिविल सोसाइटी बॉडीज़। सिविल सोसाइटी बॉडी, इसका क्या मतलब है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, की गैर सरकारी संस्थान, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी भलाई के लिए। डिनोट, तो सरकार के द्वारा क्या किया गया है, ये जो भी सिविल सोसाइटी बॉडीज़ हैं इनको फाइनेंस जो किया जाता है उस पर रोक लगाई गई है। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये रोक जो लगाई गई है ये किन चीज़ों को दर्शाती है? इरोडिंग सिविल लिबर्टीज़। इरोडिंग का मतलब है कम होती हुई, सिविल लिबर्टीज़ का मतलब हो गया नागरिक स्वतंत्रताएं। तो सरकार के द्वारा सिविल सोसाइटी बॉडीज़ को फाइनेंस करने पे जो रोक लगाई गई है, ये रोक दर्शाती हैं, दिखाती हैं किस चीज़ को? कम होती हुई नागरिक स्वतंत्रताओं को। कुल मिला के इससे ये पता चलता है कि जो सिविल लिबर्टीज़ हैं इंडिया में वो कम हो रही है। लेस देन अ ईयर, मतलब एक साल भी नहीं हुआ है। आफ्टर, क्या किया गया था? कुछ महीनों पहले, यानी कि एक साल भी नहीं हुआ है इस बात को। सस्पेंडिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसको ध्यान रखना, FCRA इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि ये FCRA शब्द बार बार जो है रिपीट होगा इस पूरे पैराग्राफ में। इसके अलावा दूसरा वर्ड है CPR, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ये भी क्या है, एक तरीके से स्वतंत्र रूप से अपना जो है काम करता है। तो देखो FCRA के माध्यम से क्या किया जाता है, जो सिविल सोसाइटी बॉडीज़ हैं जिन्हें विदेशों से फंड उपलब्ध होता है, उस फंड को रेगुलेट करने का ये काम करता है। तो एक साल भी नहीं हुआ है इस बात को, क्या किया गया था? FCRA लाइसेंस ऑफ द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, यानी कि CPR को FCRA का लाइसेंस मिला हुआ था, इस लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया था। इसे एक साल भी नहीं बीता है कि अब सरकार ने क्या किया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड इट्स FCRA लाइसेंस। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि CPR का जो FCRA लाइसेंस है उसे कैंसिल कर दिया है, समाप्त कर दिया है, रद्द कर दिया है। द जस्टिफिकेशन फॉर दिस, इसके लिए जस्टिफिकेशन क्या दिया गया है? जस्टिफिकेशन का मतलब है कि किसी बात को जायज ठहराना। तो ये जो मूव का मतलब है कदम, तो सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है उसके लिए सरकार ने क्या स्पष्टीकरण दिया है? तो ये स्पष्टीकरण है यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो ये जो स्पष्टीकरण है, इज नथिंग इफ नॉट फार्सिकल। फार्सिकल का मतलब होता है बहुत ही बेतुका, जो बहुत ही इरेशनल है। इज नथिंग इफ नॉट फार्सिकल, तो कुल मिला के जो जस्टिफिकेशन सरकार के द्वारा दिया गया है, यदि वो बेतुका नहीं है तो आप ये भी कह सकते हो कि उसे इज नथिंग इफ नॉट, मतलब कुल मिला के जो जस्टिफिकेशन दिया गया है ना वो कुछ भी नहीं है। लगभग आप कह सकते हो कि वो बेतुका है, और अगर आप उसे बेतुका नहीं मानते तो फिर भी वो, मतलब उसकी जो वैल्यू है ना वो बिल्कुल नथिंग है। CPR's पब्लिकेशंस हैव बीन, अब देखो सरकार ने क्या स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने CPR का FCRA जो लाइसेंस रद्द किया है उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन दिया है सरकार ने? सरकार ने कहा है कि CPR के द्वारा जो भी पब्लिश किया जाता है, जो भी पब्लिकेशंस हैं, हैव बीन इक्वेटेड। इक्वेट का मतलब है किसी को किसी चीज़ के बराबर रखना, विथ करंट अफेयर्स प्रोग्रामिंग। जब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का मतलब हो गया पत्रकारिता से जुड़ा हुआ वो क्षेत्र जहां
सामाजिक और राजनीतिक इवेंट्स जो हैं उन्हें कवर किया जाता है। तो कुल मिला के CPRA के जो पब्लिकेशंस हैं उन्हें करंट अफेयर्स के बराबर रखा है सरकार ने। प्रोहिबिटेड फॉर एन एंटाइटी यूजिंग FCRA फंड। अब देखो, प्रोहिबिटेड तो कुल मिला के जो करंट अफेयर्स प्रोग्रामिंग का पब्लिकेशंस जो है वो निषेध है। फॉर किन के लिए निषेध है? एन एंटाइटी एक ऐसी इकाई के लिए यूजिंग FCRA फंड, यानी कि एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी इकाई जो FCRA फंड का प्रयोग कर रही है उसके लिए प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन का मतलब हुआ निषेध, रोक। एक ऐसी इकाई जो FCRA फंड का उपयोग कर रही है उसके लिए इस बात पे निषेध है कि वो करंट अफेयर्स प्रोग्राम को एक तरह से जो है पब्लिश नहीं कर सकती है ना। तो ये जस्टिफिकेशन दिया गया है। तो ये जो जस्टिफिकेशन है ये कुछ भी नहीं है, ये आप एक तरीके से उसको फार्सिकल कह सकते हो, एक तरीके से इरेशनल है, इलॉजिकल है ना। एज अ प्रीमियर थिंक टैंक, प्रीमियर का मतलब हो गया एक तरह से लीडिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, आप उसको कह सकते हो बहुत ही चीफ। एज अ प्रीमियर थिंक टैंक, थिंक टैंक का मतलब हो गया एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी इकाई है ना जो कि एक तरह से सोचने विचारने का काम करती है। तो आप इसे कह सकते हो कि ये जो CPR है ये एक तरह से बहुत ही उत्कृष्ट दर्जे का थिंक टैंक है। द CPR हैज़ बीन अराउंड फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी। तो CPR बना हुआ है, कब से बना हुआ है? लगभग इसे मोर देन हाफ अ सेंचुरी, यानी कि 50 साल से भी ज़्यादा, यानी कि आधी सेंचुरी से भी ज़्यादा समय से CPR अपना काम जो है कर रहा है। ड्यूरिंग विच, और इस टाइम पीरियड के दौरान, इस अवधि के दौरान, ड्यूरिंग विच इट हैज़ बीन एन एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, एकदम बहुत ही अच्छा उदाहरण। ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड, पब्लिक स्पिरिटेड का मतलब हुआ एक तरह से पब्लिक की भावनाओं से भरा हुआ, पब्लिक से जुड़ा हुआ। स्कॉलरशिप, फीडिंग इनटू एन इकोसिस्टम, स्कॉलरशिप का मतलब हो गया एक तरह से विद्वता, उसको हम कहेंगे है ना, एक तरह से आप कह सकते हो कि जो नॉलेज है, जो विजडम है। पब्लिक स्पिरिटेड स्कॉलरशिप फीडिंग, फीड का मतलब क्या होता है? खिलाना, किसी को कुछ खिलाना या अंदर डालना, उसे हम कहेंगे फीड करना, जैसे इंफॉर्मेशन फीड करना। इनटू एन इकोसिस्टम, तो कुल मिला के हाफ अ सेंचुरी से भी ज़्यादा समय से CPR जो है अपना काम कर रहा है। और इस अवधि के दौरान ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण रहा है इस बात का कि ये एक ऐसा आप कह सकते हो संगठन है, एक ऐसी बॉडी है जो कि पब्लिक स्पिरिटेड है ना, पब्लिक के द्वारा निर्मित है। तो पब्लिक स्पिरिटेड स्कॉलरशिप है ना, कि पब्लिक की भावनाओं से जुड़ी हुई एक तरह से जो भी विद्वता है, विजडम है, उसे फीड करना, प्रवेश कराना। कहाँ पर? एक ऐसे इकोसिस्टम में, एक ऐसे तंत्र में, एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। गवर्नेंस का मतलब हो गया सरकार, पॉलिसी मेकिंग जो नीतियों का निर्माण है उसको हम बोलेंगे पॉलिसी मेकिंग। वेयर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, मल्टीपल का मतलब हो गया कई, स्टेक होल्डर्स का मतलब हुआ हितधारक, जिनके इंटरेस्ट किसी बात से जुड़े हुए हैं, उसे हम कहेंगे स्टेक होल्डर। एंड देयर ऑफन, और ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके देयर ऑफन, अक्सर डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, डाइवर्जेंट का मतलब हुआ विविध, यानी कि एक जा रहा है पूर्व में तो एक जा रहा है पश्चिम में। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप, जैसे आपके और मेरे इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि पेड़ काट के इंडस्ट्री लगाई जाए और आप कह रहे हो कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों को न काटा जाए, तो इनको हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट इंटरेस्ट कहेंगे। मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, आपका इंटरेस्ट उससे अलग है। नीड, तो कुल मिला के जब इस तरह के इंटरेस्ट हैं है ना, जो विविध तरह के इंटरेस्ट हैं, उनको इस बात की ज़रूरत होती है कंसेंसस बिल्डिंग। कंसेंसस का मतलब होता है सहमति,
किसी बात पे एग्री करना। कंसेंसस बिल्डिंग का मतलब हुआ कि भाई किसी एक बात पे राजी होना। थ्रू के माध्यम से। इन्फॉर्म्ड डिबेट्स। इन्फॉर्म्ड डिबेट्स का मतलब हुआ कि आपके पास पर्याप्त सूचनाएं हैं और फिर आप जो है डिबेट कर रहे हो, उस पर वाद विवाद करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि सीपीआर जब से काम कर रहा है तब से हमने ये देखा है कि ये एक तरह से पब्लिक स्पिरिटेड एक इकाई है जो क्या कर रही है, नॉलेज को जो है इस बॉडी के द्वारा जो है हम नॉलेज को उस पारिस्थितिकी तंत्र में डालते हैं। किस पारिस्थितिकी तंत्र में? जहाँ पर कि शासन और जो नीति निर्माण से जुड़े हुए लोग हैं उन तक पब्लिक की एक तरह से बात पहुँचती है, जो कई स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बातें सामने आती हैं और फाइनली उपलब्ध सूचनाओं के आधार पे कोई निर्णय जो है वो लिया जाता है, यानी कि एक मत बनाने में मदद मिलती है। द हॉलमार्क ऑफ अ डेमोक्रेसी। और ये जो बात है ये एक लोकतंत्र की पहचान है। हॉलमार्क का मतलब हो गया एक तरह का चिन्ह, उसकी विशेषता, कि भाई लोकतंत्र की विशेषता है कि किसी भी बात पर, खास करके कोई जो महत्वपूर्ण बात है जिससे कई लोगों के हित जुड़े हुए हैं, उसके संबंध में आप कोई कानून बना रहे हो, कोई नीति बना रहे हो, तो सब उसके जो भी पहलू हैं उन पर चर्चाएं होनी जरूरी है। उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे बातें करना जरूरी है, तो एक डिबेट होना जरूरी है और वो जो डिबेट होने का काम है उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है सीपीआर ने। अ डिसीजन टू इफेक्टिवली शट डाउन। तो सरकार के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया है, इफेक्टिवली का मतलब हो गया बिल्कुल प्रभावपूर्ण तरीके से, बिल्कुल प्रभावी रूप से। शट डाउन, बंद कर देना। सच एन इंस्टीट्यूशन, तो इस तरह की संस्था को बहुत ही प्रभावी तरीके से बंद कर देना। बाय बाय किस तरह से, किसके द्वारा? क्रिपलिंग। क्रिपल का मतलब होता है किसी को पंगु बना देना, कमजोर बना देना, उसे अशक्त बना देना। इट्स फाइनेंसेस, तो कुल मिला के इस तरह की जो इकाई है उसे कमज़ोर कर देना। किस तरह से? कि जो उसके जो फाइनेंसेस के स्रोत हैं, यानी कि उसे जहाँ से वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है, आपने वो वित्तीय सहायता बंद कर दी और इस तरह से आप जो है उसको, उस पूरी इकाई को ही बंद करने का प्रयास कर रहे हो। तो इस तरह का जो डिसीजन है इज़ बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब है कि अब ये डिसीजन जो है ना पक्का ऐसा करेगा। बाउंड टू का मतलब है कि भाई अब इसका कॉन्सिक्वेंस ये देखने को मिलेगा। इज़ बाउंड टू सेंड द मैसेज, तो इस तरह का डिसीजन जो है वो पक्के में इस तरह का संदेश देगा भारत को भी और पूरे विश्व को भी, दैट इंडिया इज़ नो लॉन्गर ओपन टू द फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज़। नो लॉन्गर ओपन का मतलब है कि अब भारत इस बात के प्रति खुला हुआ नहीं है। किस बात के प्रति? टू द फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज़, कि ज्ञान और विचारों का मुक्त प्रवाह हो सके, यानी कि लोग बाग जो है अपने नॉलेज और आइडियाज़ को जो है फ्रीली किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है शेयर कर सके। तो कुल मिला के ये जो डिसीजन लिया गया है, सीपीआर के फाइनेंसेस को बंद कर देने का, इसके माध्यम से ये संदेश जाएगा कि भारत जो है मुक्त विचारों के प्रति खुला हुआ नहीं है। द मूव, ये जो कदम उठाया गया है, ऑल्सो फिट्स इनटू अ ब्रॉडर एंड सैडली बाय नाउ ऑल टू फैमिलियर। ऑल टू फैमिलियर का मतलब हो गया कि भाई अब तो इस बात से आप पूरी तरह से परिचित हो, बहुत ही चिर परिचित है। तो ये जो सरकार ने कदम उठाया है, ये कदम जो है सरकार का बिल्कुल फिट बैठता है किस चीज़ में? इनटू अ ब्रॉडर। ब्रॉडर का मतलब हो गया व्यापक, वाइड, एंड सैडली, और ये बड़ा ही दुखपूर्ण है, बाय नाउ ऑल टू फैमिलियर पैटर्न, कि सरकार का एक पैटर्न है, उस पैटर्न में सरकार का ये कदम बिल्कुल फिट बैठता है। और ये जो सरकार का पैटर्न है ना, अब ये बिल्कुल फैमिलियर हो चुका है ना, इससे लगभग सब लोग परिचित हो चुके हैं। क्या है वो पैटर्न? ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब हो गया यहाँ पे सरकार। विल्डिंग द FCRA। विल्ड का मतलब हुआ प्रयोग करना, ऑफ द FCRA एज अ वेपन, कि भाई सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि सरकार FCRA का प्रयोग एक हथियार की तरह कर रही है। टू साइलेंस, चुप करने के लिए उन इकाइयों को, एंटाइटीज, हुज वर्क इज नॉट टू इट्स लाइकिंग। लाइकिंग का मतलब है आपकी पसंद, यानी कि ऐसी संस्थाएं, ऐसी इकाइयां, ऐसी बॉडी जिनका काम
सरकार की पसंद के अनुरूप नहीं है तो सरकार क्या कर रही है, FCRA का हथियार के रूप में प्रयोग करके एक तरह से इन इकाइयों को साइलेंस करने का काम कर रही है। ये पैटर्न हमें जो है देखने को मिलता है। टिपिकली दोज, और खास करके अगर हम कैटेगराइज करें, टिपिकली दोज वर्किंग ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स, खास करके वे इकाइयाँ जो कि काम कर रही हैं पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, सिविल लिबर्टीज नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर, एंड मानवाधिकारों। तो कुल मिला के मानवाधिकार हो गए, सिविल लिबर्टीज हो गई, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए, है ना। खास करके इन मुद्दों से जुड़ी हुई जो इकाइयाँ हैं एक तरह से उनको साइलेंस करने का काम सरकार FCRA के माध्यम से कर रही है। द यूज ऑफ द FCRA टू टारगेट सिविल सोसाइटी फॉर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल रीजन इज परहैप्स रिटन इनटू इट्स DNA। यहाँ पे इट्स किसके लिए आया है, सरकार के लिए, कि FCRA का प्रयोग करना किसे निशाना बनाने के लिए, सिविल सोसाइटी फॉर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल रीजंस, कि राजनीतिक कारण हो सकते हैं, विचारधारा से संबंधित कारण हो सकते हैं। तो इन कारणों के आधार पे सिविल सोसाइटी को टारगेट करना शायद सरकार के DNA में है, परहैप्स, शायद, है ना, कि भाई ये बात जो है शायद सरकार के DNA में लिखी हुई है कि भाई राजनीतिक और वैचारिक विचारधारा से संबंधित जो कारण हैं इनके आधार पे सिविल सोसाइटी, इनके आधार पे जो है सिविल सोसाइटी को टारगेट करना। द लेजिस्लेशन, द लेजिस्लेशन, कौन सा लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून। देखो यहाँ पे द लेजिस्लेशन का मतलब है पर्टिकुलर कानून। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, FCRA की बात हो रही है। इज द चाइल्ड ऑफ द इमरजेंसी, ये देखो ई कैपिटल में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इमरजेंसी है ना, भारत में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, जो आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय, उसकी बात हो रही है। द लेजिस्लेशन इज द चाइल्ड ऑफ द इमरजेंसी, तो भारत में आपातकाल के दौरान ये कानून पैदा हुआ था। ये कानून किस चीज़ का बच्चा है, देखो ये थोड़ा सा कहने का तरीका है। द लेजिस्लेशन इज द चाइल्ड ऑफ द इमरजेंसी, यानी कि ये कानून जो था इसका जन्म कब हुआ, ये कानून किस चीज़ की पैदाइश है, आपातकाल की। इनेक्टेड बाय अ रेजिम, इनेक्ट का मतलब होता है गढ़ना, निर्मित करना, बनाना। इनेक्टेड बाय अ रेजिम, रेजिम का मतलब हो गया सरकार। तो ये जो कानून था एक ऐसी सरकार के द्वारा बनाया गया था। पैरानॉइड, पैरानॉइड का मतलब होता है संदेह से भरे हुए होना, है ना, बहुत ज़्यादा डाउट से भरे हुए हो आप, है ना, एक उन्माद की स्थिति आपके ऊपर छाई हुई है, एक पागलपन की स्थिति छाई हुई है, बहुत ज़्यादा संदेह से भरे हुए हो। अबाउट फॉरेन गवर्नमेंट्स इंटरफियरिंग इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स का मतलब हो गया आंतरिक मामले। तो ये कानून एक ऐसी सरकार के द्वारा बनाया गया था, कौन सी सरकार के द्वारा, जिसके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स थे। किसके बारे में, किसको लेकर संदेह था, फॉरेन गवर्नमेंट्स इंटरफेयरिंग, यानी कि भारत की, यानी कि जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो उस समय जो सरकार थी उसे इस बात को लेकर डाउट्स थे कई सारे, और बहुत वे डाउट्स जो थे ना बहुत ही पागलपन की हद तक डाउट्स थे कि जो विदेशी सरकारें हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, इंटरफियरिंग इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, कि जो विदेशी सरकारें हैं वे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती हैं। बाय, किस तरह से, बाय चैनलिंग, चैनल का मतलब है एक तरह से भेजना किसी चीज़ को, बाय चैनलिंग फंड्स थ्रू NGOs, की जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके माध्यम से फंड को भारत में भेज के भारत के जो आंतरिक मामले हैं उन्हें विदेशी सरकारें प्रभावित कर सकती हैं। इस संदेह के चलते, है ना, इस पैरानॉइड के चलते इस कानून को इमरजेंसी के दौरान बनाया गया था। सिंस देन, तब से हम क्या देख रहे हैं, इट हैज़ बीन अमेंडेड, अमेंड का मतलब है संशोधन करना, बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का मतलब हुआ एक के बाद एक, जो क्रमशः सरकारें आती गईं उनके द्वारा क्या किया गया, इस कानून को संशोधित किया गया। विथ द प्रोविजंस बिकमिंग मोर स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, सख्त, और धीरे धीरे क्या किया गया, ये जो कानून था इसमें कई संशोधन किए गए और इस कानून के जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान हैं, बिकमिंग, वे बनते चले गए और भी ज़्यादा कठोर और भी ज़्यादा सख्त। व्हेन द लेटेस्ट राउंड ऑफ अमेंडमेंट्स वाज पास्ड इन 2020, कि नवीनतम जो संशोधन इसमें किए गए थे वो कब किए गए थे, 2020 में। तो उस समय इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, कि भाई ये जो अंतर्राष्ट्रीय
न्यायविद हैं, है ना, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट। ये जो जो न्यायविद हैं यानी कि न्याय शास्त्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग है, उसको हम बोलते हैं ICJ, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट। तो कुल मिला के ये जो न्यायविदों का अंतर्राष्ट्रीय आयोग है, डिनाउंस का मतलब होता है पब्लिकली किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, है ना, एक तरह से पब्लिकली ये डिक्लेयर करना कि भाई ये बात गलत है। तो कुल मिला के भारत सरकार ने 2020 में जब इस कानून में संशोधन और ज़्यादा संशोधन किए थे, तो जो ICJ है उसने इस कानून की आलोचना की थी, ये कहते हुए एज इनकॉम्पेटिबल विथ इंटरनेशनल लॉ, कि भाई ये जो संशोधन किए गए हैं तो इस तरह से ये जो कानून है ये फिट नहीं बैठता। इनकॉम्पेटिबल का मतलब हुआ कि भाई ये फिट नहीं बैठता विथ इंटरनेशनल लॉ, कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनके अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से मेल नहीं खाते ये संशोधन। ये बात इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट से जुड़े हुए लोगों ने कही थी। एंड वांड, और जो ICJ है उसने ये चेतावनी दी थी दैट इट वुड इम्पोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्स्टिकल्स, कि ये जो संशोधन किए गए हैं इस कानून में, इम्पोज का मतलब है एक तरह से थोपना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब हो गया असाधारण, ऑब्स्टिकल्स का मतलब हो गया बाधाएं, रुकावट, ऑन द कैपेसिटी ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टर्स, कि सिविल सोसाइटी के माध्यम से काम करने वाले जो लोग हैं यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके काम करने की जो क्षमताएं हैं उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा असाधारण रूप से जो है रुकावटें उपस्थित हो जाएंगी। टू कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना, अपने काम को अंजाम देना, देयर इम्पॉर्टेंट वर्क। तो कुल मिला के जो NGOs हैं, जो सिविल सोसाइटी हैं, वो अगर अपने किसी महत्वपूर्ण काम को अंजाम देना चाहते हैं तो उनके सामने अब असाधारण बाधाएं इस कानून के कारण उपस्थित हो जाएंगी, ऐसा ICJ से जुड़े हुए लोगों ने कहा था। इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, एज दो का मतलब होता है मानो ऐसा प्रतीत होता है द गवर्नमेंट, की जो भारत सरकार है, हैज़ बीन वर्किंग हार्ड टू प्रूव द ICJ राइट, ऐसा लगता है कि भारत सरकार जो है वो मानो बहुत ही कठिन परिश्रम कर रही है ICJ को सही साबित करने के लिए। ये लाइन जो है ना बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से लिखी गई है कि भाई ICJ ने जो कहा था उसी को सही ठहराने के लिए ऐसा लगता है भारत सरकार काम कर रही है। इवन बिफोर डस्ट कुड सेटल, यानी कि देखो क्या होता है, जैसे एनवायरनमेंट है उसमें धूल उड़ रही है, धीरे धीरे धूल बैठ जाती है और एनवायरनमेंट फिर से साफ हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है जब हम कहते हैं इवन बिफोर डस्ट कुड सेटल, कि ये मामला ठंडा पड़ पाता, उसके पहले ही हमें ये देखने को मिल गया है ना कि भाई ये मामला शांत हो पाता। इवन बिफोर डस्ट कुड सेटल ऑन द FCRA कैंसिलेशन ऑफ CPR, कि CPR का ये जो FCRA यानी कि FCRA कैंसिल कर दिया गया CPR का, है ना, ये पूरा की पूरा मामला ठंडा पड़ पाता वर्ल्ड विजन इंडिया, जो वर्ल्ड विजन इंडिया है, विच वर्क्स विथ चिल्ड्रन, यानी कि ये क्या है, एक तरह से विच वर्क्स विथ चिल्ड्रन है, एक तरह से जो है बच्चों के लिए काम करता है, हैज़ हैड इट्स FCRA कैंसल्ड। तो देखो CPRA का FCRA कैंसिल किया गया और ये पूरा मामला ठंडा पड़ पाता, इसके पहले ही हमें एक चीज़ और देखने को मिली, जो वर्ल्ड विजन इंडिया है जो कि बच्चों के साथ काम करता है, उसका FCRA भी कैंसिल कर दिया गया है। ऑन द वन हैंड, एक और तो हम क्या देखते हैं, इंडिया सीक, भारत इस बात को चाहता है, सीक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये आती रहती है ना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, SOUGHT। सीख का मतलब होता है चाहना, रिकग्निशन पहचान, एज अ विश्व गुरु, कि एक और तो भारत जो है अपनी पहचान इस रूप में चाहता है कि उसे विश्वगुरु कहा जाए। इट्स कॉलिंग कार्ड, देखो कॉलिंग कार्ड इसका मतलब हुआ, जब हम कहेंगे कॉलिंग कार्ड का मतलब हुआ एक तरह से कोई व्यक्ति है या कोई इकाई है उसकी एक क्वालिटी। इट्स कॉलिंग कार्ड एज द G20 होस्ट वाज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो भारत ने अपनी पहचान, है ना, कॉलिंग कार्ड को आप कह सकते हो एक तरह से उसकी पहचान हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई।
तो जब भारत ने G20 की मेजबानी की तो उस समय भारत ने अपनी पहचान किस रूप में प्रदर्शित की विश्व के सामने? मदर ऑफ डेमोक्रेसी, कि भाई लोकतंत्र की जननी है हम, है ना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इस रूप में भारत ने अपनी पहचान को जो है विश्व के सामने रखा। तो एक और तो ये बात हो गई है ना कि भाई भारत जो है अपने आप को जो है विश्वगुरु कहना चाहता है और अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है। द गवर्नमेंट इज हाइपर सेंसिटिव टू रैंकिंग्स ऑन इंटरनेशनल इंडाइसेस, कि सरकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। हाइपर सेंसिटिव का मतलब हुआ अति संवेदनशील। टू रैंकिंग्स ऑन इंटरनेशनल इंडाइसेस, इंडाइसेस का मतलब हो गया सूचकांक। इंडेक्स जो होता है ना उसका प्लूरल है इंडाइसेस, है ना, सूचकांक। कि जो अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक होते हैं जो विभिन्न मानकों का प्रयोग करके रैंकिंग्स प्रदान करते हैं, तो उन रैंकिंग्स के प्रति एक और तो सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील नज़र आती है। येट फिर भी अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब है इच्छुक न होना, राजी न होना। अनविलिंग टू अक्नॉलेज, अक्नॉलेज का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार करना, मानना, एडमिट करना। द लिंक बिटवीन परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर धारणा बनाना, यानी कि पब्लिक क्या सोचती है इसके बारे में, एंड रियलिटी, यानी कि एक और तो भारत सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है रैंकिंग्स को लेकर, और फिर भी इस बात के प्रति अनविलिंग है, यानी कि भारत इस सरकार इस बात को नहीं स्वीकारना चाहती कि भाई एक गहरा कनेक्शन होता है किस चीज़ के बीच में, बिटवीन परसेप्शन एंड रियलिटी, कि लोग बाग किसी चीज़ को लेकर क्या धारणा बनाते हैं और उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ की वास्तविकता क्या है। कुल मिला के परसेप्शन और रियलिटी जो है इनके बीच में एक लिंक है, यानी कि जो सूचकांक है वो आपके बारे में कोई भी धारणा बनाएगा, है ना, तो वो क्या करेगा, एक तरह से जो बातें उपलब्ध हैं, है ना, जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उनके आधार पर ही बनाएगा, वास्तविकता के आधार पर ही बनाएगा। तो कुल मिला के परसेप्शन और रियलिटी जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। जो वास्तविकता है वही, उसी के आधार पे जो है लोग आपको परसीव करेंगे, आपके बारे में धारणाएं बनाएंगे। When the US based non-profit Freedom House in its democracy index downgraded India to an electoral autocracy, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का मतलब होता है चुनावी निरंकुशता। देखो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एब्सोल्यूट पावर किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में चली जाए, तो ऐसे शासन को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑटोक्रेसी। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का मतलब होता है चुनावी निरंकुशता। चुनावी निरंकुशता का मतलब होता है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उदाहरण के तौर पे सीबीआई है, ईडी है, ये अपना काम तो कर रही हैं लेकिन ये पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है, यानी कि जो सरकार कह रही है ठीक उसी को फॉलो इन इकाइयों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह का अगर शासन है तो उसे कहेंगे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। तो एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट फ्रीडम हाउस आप कह सकते हो, एक बॉडी है, उसने जब लोकतंत्र से संबंधित अपना इंडेक्स बनाया है ना कि भाई कौन सा देश किस नंबर पे है डेमोक्रेसी में, तो उसने क्या किया, भारत को डाउनग्रेड किया। डाउनग्रेड करने का मतलब होता है दर्जा घटाना, रैंकिंग को कम कर देना, इंडिया टू एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। तो कुल मिला के फ्रीडम हाउस ने अपने डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत के दर्जे को कम करते हुए भारत को जो है क्या कहा, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा। अ रीज़न इट साइटेड, और जो कारण फ्रीडम हाउस ने दिया, साइट का मतलब होता है हवाला देना, कि क्या कारण बताया, तो कारण बताया वाज इरोजन ऑफ सिविल लिबर्टीज, इरोजन का मतलब है कमी आना, सिविल लिबर्टीज नागरिक स्वतंत्रताएं, तो कारण बताया गया नागरिक स्वतंत्रताओं में कमी आना। शटिंग ऑफ द फाइनेंसेस ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, शटिंग ऑफ बंद कर देना, तो सिविल सोसाइटी जो संगठन है उनको जो भी वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है उसे बंद कर देना। ऑन फ्लिम्सी ग्राउंड्स, फ्लिम्सी ग्राउंड्स का मतलब हो गया बहुत ही कमज़ोर आधार, फ्लिम्सी का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर, तो बहुत ही कमज़ोर आधारों, है ना, कि भाई आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई बहुत ही ठोस आधार हैं, तो बिना ठोस आधारों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो फाइनेंसेस हैं उनको मिलने वाली जो वित्तीय सहायता है उसे बंद कर देना। इज़ अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, ये एक बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है किस चीज़ का, ऑफ सिविल लिबर्टीज़ इरोजन, कि जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, है ना, उनमें कमी आना,
उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। कहाँ पर? कि सरकार ने ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो फाइनेंसेस हैं उनको बहुत ही कमज़ोर आधार पे बंद कर दिया है। ये एक परफेक्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है सिविल लिबर्टीज़ में कमी आने का। गारंटीड टू एम्पलीफाई, अब ये जो कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है तो इस कदम के माध्यम से इस बात की पक्का गारंटी है टू एम्पलीफाई, एम्पलीफाई करने का मतलब होता है किसी चीज़ को और बढ़ा देना। टू एम्पलीफाई द नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब होता है कि भाई कोई भी घटना है उससे जुड़े हुए जो इवेंट्स हैं उन्हें हम कहेंगे नैरेटिव। हिंदी में हम इसे कहते हैं कथानक, यानी कि कोई भी स्टोरी है, कोई भी डिस्क्रिप्शन है, उससे जुड़े हुए जो इवेंट्स हैं। तो इस बात की पक्का गारंटी है कि एम्पलीफाई का मतलब है बढ़ा देना। टू एम्पलीफाई द नैरेटिव ऑफ डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, बैकस्लाइडिंग का मतलब है नीचे जाना, है ना, बैकस्लाइड का मतलब है और जो है दर्जा कम हो जाना। तो कुल मिला के लोकतांत्रिक दर्जा भारत का कम हो रहा है, इससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं ये अब और ज़्यादा बढ़ेंगी। कुल मिला के ये परसेप्शन लोगों में और ज़्यादा बढ़ेगा कि अब भारत में जो है डेमोक्रेटिक स्वतंत्रताएं जो हैं वो एक तरह से कम हो रही हैं। तो ये जो वर्तमान कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है, इससे क्या होगा कि ये जो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग से जुड़ी हुई बातें हैं भारत के संबंध में ये और बढ़ेंगी। इट वुड देन बी पॉइंटलेस, तब फिर यह बिल्कुल व्यर्थ होगा। पॉइंटलेस का मतलब है इस बात का फिर कोई पॉइंट ही नहीं बनता। टू कंप्लेन अबाउट, कि आप इस बात को लेकर कंप्लेन करो। खास करके भारत के जो बड़े नेता हैं, कई बार हमें ये देखने को मिलता है वो क्या स्टेटमेंट देते हैं मीडिया को, वो कहते हैं कि भाई भारत की जो इमेज है उसे विदेशी लोग जो हैं बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इस तरह की बातें कही जाती हैं कि भाई भारत जो है उसके प्रति जो विदेशी लोग हैं वो पक्षपात रखते हैं या उसकी इमेज को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली एडिटोरियल हमें ये बताता है कि तब ये बात बिल्कुल व्यर्थ होगी कि हम इस बात को लेकर कंप्लेन करें, कि इस बात को लेकर पक्षपात के बारे में हम कंप्लेन करें कि भाई भारत के प्रति पक्षपात करते हैं विदेशी लोग, बायस, और इन्वॉक कॉन्स्पिरेसी से ना। तो नेता जो है ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई भारत के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया विदेशी लोग रखते हैं। इन्वॉक का मतलब है प्रयोग करना, कॉन्स्पिरेसीज का मतलब हो गया षड्यंत्र। टू टार्निश, टार्निश का मतलब है इमेज खराब करना, छवि धूमिल करना, छवि बिगाड़ना। इंडियाज इमेज, तो फिर हम ये बात कहें कि भाई भारत के प्रति पक्षपात किया जा रहा है या फिर जो है षड्यंत्र किया जा रहा है भारत के प्रति, भारत की इमेज को खराब करने के लिए, तो फिर इस तरह की कंप्लेन करना उसका कोई मतलब नहीं होगा। व्हेन दीज एक्शंस गेट रिफ्लेक्टेड, कि भारत के द्वारा इस तरह के ये जो कदम उठाए गए हैं ना, रिसेंट कदम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि FCRA को जो है कैंसिल कर दिया गया है, CPR के, है ना। तो कुल मिला के इस तरह के जो कदम हैं वे जब प्रदर्शित होते हैं, है ना, रिफ्लेक्टेड का मतलब है वे जब दिखाई देते हैं, गेट रिफ्लेक्टेड इन इंडियाज डाउनग्रेडिंग इन ग्लोबल इंडाइसेस ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, यानी कि इन ग्लोबल इंडाइसेस की जो वैश्विक सूचकांक निर्मित किए जाते हैं फ्रीडम को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, और उनमें इंडिया की जो रैंकिंग है उसे डाउनग्रेड कर दिया जाता है। और ये तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई जब वैश्विक सूचकांक निर्मित किए जाते हैं फ्रीडम को लेकर, यानी कि किस देश में कितनी ज़्यादा स्वतंत्रता है, किस देश में कितनी ज़्यादा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का स्तर कितना है, तो डेमोक्रेसी के स्तर को लेकर, फ्रीडम के स्तर को लेकर भारत को जब डाउनग्रेड कर दिया जाता है तब फिर हम ये कंप्लेन करते हैं कि भाई भारत के प्रति पक्षपात किया गया है, या फिर जो है ये भारत एक षड्यंत्र है जिसके माध्यम से भारत की इमेज को खराब किया जा रहा है। तो फिर ऐसी कंप्लेन करना पॉइंटलेस होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा जब भारत के एक्शंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे इन सूचकांकों में। अब ये कुल मिला के ये जो कदम भारत ने उठाया है ना, इसके कारण जो है भारत की रैंकिंग और डाउन जाएगी डेमोक्रेसी के मामले में, सिविल लिबर्टीज़ के मामले में। और जब ऐसा होगा तो कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं एक्शंस के आधार पे वो जो सूचकांक हैं उनकी रैंकिंग्स तय होती है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।